बेसिसिटी या बेसिक ऑर्डर, अभी हमने बेसिसिटी या बेसिक ऑर्डर की मैं बात कर रहा था आपसे बेटा। तो ये मैंने अभी इसमें बेसिक ऑर्डर भी मैं डिसाइड करना चाहता हूँ, और एक मैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है प्लेनैरिटी वाला। आपको एक पॉइंट याद होगा रेजोनेंस के अंदर कि ऑर्बिटल्स की जो प्लेन हैं उनको सेम होना चाहिए। और दूसरा इसके अंदर और भी चीज़ें होंगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेटिंग ग्रुप का इफ़ेक्ट, यानी कि ये मल्टीपल फैक्टर इसके अंदर हम डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट जो कंपाउंड है इसका नाम है एनिलीन। दूसरा जो कंपाउंड है इसका है एन मिथाइल एनिलीन। और थर्ड जो कंपाउंड है ये है एन एन डाई मिथाइल एनिलीन। और जो फोर्थ वन है वो है एन एन, और उसके बाद फिर ये वन वन टेट्रा मिथाइल एनिलीन। ये एनिलीन के ही हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड हैं, उसी के ही सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हैं, डिफरेंट डेरिवेटिव्स हैं एनिलीन के। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर में भी मैंने आपको इनके नेम कैसे देते हैं वो भी बता दिया। अभी मैंने आपको एग्जैक्ट इनके नेम बता दिए हैं कि इनके एग्जैक्ट नेम क्या हैं। ये 4 कंपाउंड है हमारे पास। एनिलीन की तो हम बात कर चुके हैं, बार बार कर चुके हैं इस कंपाउंड की, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में डिफ्यूज़ हो गई। ओके, अच्छा ये है नाइट्रोजन, इसके ऊपर लोन पेयर है, ये भी बिल्कुल वैसे ही डिफ्यूज़ हो सकता है जिस तरह एनिलीन की इसका ये लोन पेयर रिंग में डिफ्यूज़ हुआ था ना, तो बेटा इसका भी लोन पेयर एग्जैक्टली सेम रिंग में डिफ्यूज़ हो सकता है। इसका जो लोन पेयर है इसका भी रिंग में डिफ्यूज़ हो सकता है। ठीक है, और होता है। ठीक है, इसका भी होता है, इसका भी होता है, और ये तो होता है, हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनका कैसे होता है, बिल्कुल वैसे ही। मिथाइल ग्रुप क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ, इनका एक इफ़ेक्ट और होगा, वो हम अभी डिस्कस कर देते हैं। सिमिलरली ये जो हमारे पास है NN11 टेट्रा मिथाइल एनिलीन, एनिलीन का ये वाला डेरिवेटिव, इसके ऊपर भी नाइट्रोजन के लोन पेयर है, और नाइट्रोजन का लोन पेयर ये रिंग में डिफ्यूज़ होना चाहिए। अच्छा देखो भाई, सब में एक कॉमन चीज़ है, वो ये कि जो रिंग के साथ डायरेक्ट एटम अटैच है वो है नाइट्रोजन, और जो नेक्स्ट एटम है सब में उसके पास लोन पेयर है, और ये लोन पेयर रिंग में डिफ्यूज़ होता है। ये कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। पहला अब हमारा इसमें क्वेश्चन ये है कि मिथाइल ग्रुप का इफ़ेक्ट क्या होगा। अच्छा बेटा, अच्छा फ़र्ज़ करें ये वाली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये फ़र्ज़ करें, मैं आपको कोई एग्जैक्ट फिगर यहाँ पे नहीं बता रहा, कि ये 100% रिंग में डिफ्यूज़ हो गई। अगर ये 100% रिंग में डिफ्यूज़ हो गई, इसका मतलब है ये जो लोन पेयर हैं अब ये नाइट्रोजन के पास अवेलेबल नहीं है, बल्कि ये रिंग के अंदर डिफ्यूज़ हैं। अच्छा ये भी ऐसा ही है कि ये लोन पेयर रिंग में डिफ्यूज़ हो जाएंगे और होते हैं, लेकिन ये जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ना, ये वाला, ये डोनेटिंग ग्रुप है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेटिंग ग्रुप है। ये लोन पेयर तो डिफ्यूज़ हो जाएगा, लेकिन ये डोनेट करेगा इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यानी फ़र्ज़ करें, मैं एक फ़र्ज़ी अमाउंट आपके सामने रख लेता हूँ जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, कि ये जो मिथाइल ग्रुप है ये 25% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन को डोनेट कर देता है। अब इसका मतलब है इसकी तो 100% रिंग में डिफ्यूज़ हो गई। ये जो लोन पेयर है ये भी 100% लोन पेयर रिंग में डिफ्यूज़ हो गया, लेकिन ये 100% ये भी हो गया फ़र्ज़ करें, लेकिन ये जो 25% है ये तो नाइट्रोजन के ऊपर अवेलेबल रहेगी ना। तो फिर जिसके पास 25% अवेलेबल है और जिसके पास बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, तो कौन सा फिर इजीली प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा भाई, फिर यही करेगा जिसके पास 25% अवेलेबल है। अगर हम इन दोनों का आपस में कंपैरिजन ले रहे हैं, अगर हम इन दोनों कंपाउंड का आपस में कंपैरिजन ले रहे हैं। थर्ड एग्जांपल में देखें, इसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप हैं। अगर आप ये कह रहे हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये एक मिथाइल ग्रुप 25% इसको डोनेट कर देता है, और लोन पेयर का तो हम बात ही कर चुके हैं कि ये रिंग में डिफ्यूज़ हो गया और हो जाता है। ठीक है, इसका भी।
लेकिन यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं, ये 2 मिथाइल ग्रुप अगर डोनेट करेंगे तो फिर बेटा ये अगर एक 25 कर रहा था तो ये 50% अवेलेबल होगी। ठीक है कि लोन पेयर तो रिंग में डिफ्यूज़ हो गया, लेकिन 25% इस मिथाइल ग्रुप ने डोनेट की और 25% इस मिथाइल ग्रुप ने डोनेट की। अल्काइल ग्रुप जहाँ मर्जी आ जाए बेटा वो हमेशा डोनेटिंग होता है। अच्छा, फिर इस नाइट्रोजन के ऊपर कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल होगी? 50%। तो फिर अगर हम इन ऊपर वाले तीनों का आपस में कंपैरिजन ले लें कि ईजिली कौन सा प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, वो करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है। अब इसके पास 50% अवेलेबल है, इसके पास 25% अवेलेबल है और इसकी 100% रिंग में डिफ्यूज़ हो गई, तो फिर कौन सा ईजिली एक्सेप्ट करेगा? ये प्रोटॉन ईजिली एक्सेप्ट करेगा। तो इन तीनों में से फिर स्ट्रॉन्ग बेस ये वाला हो गया। ठीक हो गया ना, क्लियर है। अभी हम चौथे को साथ कंपेयर करेंगे, फिर मैं टोटल ऑर्डर सब चारों का लगा दूंगा। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं इसकी। ये भी बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह के ये लोन पेयर जो हैं ये रिंग में डिफ्यूज़ होता है और हो सकता है बिल्कुल ऐसे जैसे हम पहले एनिलीन के केस में करते आए हैं। ठीक है, ये लोन पेयर रिंग में डिफ्यूज़ होगा और आगे रिंग में चलना शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसे जैसे हमने ये पाई बॉन्ड बनाए हुए थे, ऐसे ही थे ना, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। ये रेजोनेंस बनना शुरू हो गई, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, लेकिन ये जो है कंपाउंड ये वाला NN11 टेट्रा मिथाइल एनिलीन, इसका लोन पेयर 50% ये दे रहा है, 50% ये दे रहा है। क्लियर हो गया ना। तो इसमें भी 50% अवेलेबल है, इसमें भी फिर 50% अवेलेबल है। अब क्या होगा एक्चुअली यहाँ पर, भाई रेजोनेंस के लिए प्लेन का सेम होना ज़रूरी है ना, ये हम पहले पढ़ चुके हैं रूल्स के अंदर। अब क्या हुआ, ये मिथाइल ग्रुप और ये वाला मिथाइल ग्रुप दोनों एक दूसरे के सो क्लोज होते हैं, इतना क्लोज होते हैं कि ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं कुछ ऐसे, ये इसको रिपेल करेगा और ये बल्की ग्रुप भी इनको कहते हैं, बड़े साइज़ के होते हैं ना, ये मिथाइल ग्रुप इसको रिपेल करेगा। ठीक है, इनकी आपस में रिपल्जन होगी। ये जो आपस में इनकी रिपल्जन है इसको हम कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, इस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये हुआ कि ये जो नाइट्रोजन है ये आउट ऑफ द प्लेन चला गया। जब ये आउट ऑफ द प्लेन चला गया तो ये जो नाइट्रोजन है इसके लोन पेयर फिर बेटा रिंग में डिफ्यूज़ नहीं होंगे, इसके लोन पेयर रिंग में डिफ्यूज़ नहीं होंगे। ठीक है, वो क्यों? स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से इन दोनों मिथाइल ग्रुप ने इसको रिपेल किया, इन्होंने आपस में रिपल्जन क्रिएट की, तो ये क्या हुआ, ये आउट ऑफ द प्लेन चला गया। तो फिर ये लोन पेयर जो हैं ये रिंग में डिफ्यूज़ नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है। जब ये आउट ऑफ द प्लेन चला गया, अब इसका क्या मतलब है कि ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर अवेलेबल हैं और ये CH3 भी डोनेटिंग है। तो ये जो नाइट्रोजन इसके क्योंकि लोन पेयर रिंग में डिफ्यूज़ नहीं हुए तो ये लोन पेयर इस रिंग के ऊपर अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, और साथ इसके ये वाले डोनर भी लगे हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सेस कर जाएगी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ कर जाएगी। तो सबसे इजीली तो फिर ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि इसके पास मोर देन 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है। 100% से क्यों? क्योंकि ये दो डोनेटिंग उस 100 में इजाफा कर रहे हैं और ये इसके पास 50% थी। ठीक है, तो ये भी बेस है, ये एक्सेप्ट करेगा, तो ये दूसरे नंबर पर आ गया, ये तीसरे नंबर पर चला गया और ये फिर चौथे नंबर पर चला गया कि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल ही नहीं है और इसके पास 25% अवेलेबल है। ये 25% उन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता है, ये 50% रखता है और ये फुल्ली मोर देन 100% उन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता है। वो क्यों? स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से। वो क्यों? बल्कि ग्रुप्स की रिपल्जन की वजह से। तो ये रिपल्जन इसकी एक्चुअली प्लेन को डिस्टर्ब कर देती है, तो रेजोनेंस के लिए प्लेन का होना भी ज़रूरी है कि उनको सेम प्लेन में होना चाहिए।
तो ये इनका फिर ऑर्डर बन गया और इनके कंपैरेटिव ये इसका आप ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर इनका लगा सकते हैं। थैंक यू।